नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 के भाग 3 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले इस चैप्टर के 2 भाग ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। यदि आपने उन लेक्चरों को नहीं सुना है तो सबसे पहले उन लेक्चरों को जरूर सुनिएगा। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल से जरूर जुड़िए। अब तक हम इस चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं कि अगर हमें प्राचीन भारत के इतिहास को जानना है तो उसके लिए दो स्रोतों का प्रयोग हम करते हैं। एक होते हैं साहित्यिक स्रोत और एक होते हैं पुरातात्विक स्रोत। जहां हम साहित्यिक स्रोतों में वैदिक साहित्यों का अध्ययन किया, हमने पुराणों का अध्ययन किया, इतना ही नहीं कौटिल्य के अर्थशास्त्र का, इस जैन और बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया और हमने ये भी जाना कि इन सब चीज़ों से हमें प्राचीन काल के इतिहास के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि प्राचीन काल के इतिहास को अगर हमें जानना है, प्राचीन भारत के इतिहास को अगर हमें जानना है तो उसमें पुरातात्विक स्रोत किस प्रकार से सहायक होते हैं। तो इससे पहले हम पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि पुरातात्विक स्रोत होते क्या हैं। तो देखो, अगर आप प्राचीन काल की बात करोगे तो आदि इतिहास, प्रागैतिहासिक काल की अगर आप बात करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि वहाँ के इतिहास के बारे में हमें जो है लिखित जानकारी नहीं मिली है। यानी कि जिस जगह के इतिहास के बारे में आपको लिखित जानकारी नहीं मिलती, बल्कि खुदाई के माध्यम से जो सभ्यताएं नीचे दबी हुई हैं उनके बारे में हमें जब पता चलता है, खुदाई के दौरान जो हमें सामान मिलते हैं, कई बार हमें मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, मूर्तियाँ मिलती हैं, हड्डियों के टुकड़े मिलते हैं, घरों के अवशेष मिलते हैं, मंदिरों के अवशेष मिलते हैं, अनाज मिलते हैं, सिक्के, मोहरे और शिलालेख, विभिन्न प्रकार की चीज़ें खुदाई के दौरान मिलती हैं। इसके माध्यम से जो हम इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं, यही पुरातत्व विज्ञान कहलाता है। यही हमारे इतिहास के पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। तो जब हम भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण की बात करते हैं तो भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में पुरातात्विक स्रोत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहाँ का इतिहास हमें लिखित रूप से नहीं मिला है, वहाँ के बारे में ये पुरातात्विक स्रोत जो हैं यही एकमात्र साधन है जिससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। लाइक डेट अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता की बात करोगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें जितनी भी जानकारी मिली है वो वहाँ से पाए गए साक्ष्यों के आधार पर ही मिली है, पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर ही मिली है। इसी प्रकार से जब आप प्राचीन काल के राजवंशों के बारे में पढ़ोगे, खासतौर पर दक्षिण भारत के बारे में जानोगे, तो आप देखोगे जो सप्तवाहन राजा थे इनके बारे में हमें जो सारी जानकारी है वो पुरातात्विक स्रोतों से ही मिली है। तो भारतीय सभ्यताओं का जो इतिहास रहा है उसके बारे में जो जानकारी है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभा रहे हैं? पुरातात्विक स्रोत निभा रहे हैं। पुरातात्विक स्रोतों से हमें यह भी पता चल रहा है कि लोग किस प्रकार से रहते थे, किस प्रकार के धर्म को फॉलो कर रहे थे, उनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, वो किन चीज़ों को खाते थे, किन चीज़ों को पहनते थे, कैसे कपड़े पहनते थे। इस आधार पर इतिहास को अलग अलग भागों में बांटा गया है, जैसे कि पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, लोह युग। इससे हमें अलग अलग अवधि में लोग किस प्रकार से जीवन यापन करते थे ये सब चीज़ें पता चलती हैं। अब इतिहासकार आप कहोगे कि पुरातात्विक स्रोतों से कैसे पता लगा लेते थे कि इतिहास कितना पुराना है? तो इसके लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग किया जाता था। जैसे कि एक विधि थी जिसे हम कार्बन डेटिंग विधि कहते हैं। तो अगर हमें 50,000 साल तक का इतिहास पता करना है तो हम किससे पता करेंगे? कार्बन डेटिंग विधि से। जबकि अगर हमें उससे भी पुराना इतिहास करना है तो उसके लिए यूरेनियम विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिससे हमें पत्थरों की आयु पता चलती है और हम ये जान लेते हैं कि प्राचीन का ये जो इतिहास है वो कितना पुराना है। तो जैसे पहले के जो लोग थे वो पत्थरों के औजारों का प्रयोग करते थे, हड्डियों का प्रयोग करते थे। तो ये सब हमारे पुरातात्विक स्रोतों में आ रहे हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में जो पूरी की पूरी बस्तियां हैं, वहाँ के जो घरों के अवशेष मिले हैं, इतना ही नहीं, विश्व में आप देखोगे तो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी उसके बारे में भी हमें पुरातात्विक स्रोतों से ही पता चला है। और आज भी आप देखोगे कि अगर हम चाहे अयोध्या की बात करें और चाहे इधर अन्य क्षेत्रों की बात करें, जैसे दिल्ली में पुराने किले की खुदाई हो रही है जिससे हमें महाभारत कालीन स्रोतों के बारे में हम जानना चाहते हैं, तो उसमें जो खुदाई के दौरान सामान मिल रहा है, जो मृतभांड मिल रहे हैं, जो बर्तन मिल रहे हैं, यानी कि जो मूर्तियां मिल रही हैं, उनके माध्यम से हम ये जानकारी लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि ये सभ्यताएं कितनी पुरानी हैं और किस समाज से इनका क्या लेना देना है। खुदाइयों की बात करो तो जो खुदाइयों के लिए इतिहास में वर्ड यूज़ किया जाता है उत्खनन, और उत्खनन दो टाइप से होता है, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। यानी कि एक तो होता है लंबवत, जमीन में पड़ते दर पड़ते नीचे जाया जाता है, और एक जो उत्खनन होता है वो क्या होता है? रेखीय, यानी कि एक रेखा में लंबी दूरी तक क्या किया जाता है? खुदाई की जाती है और उसमें बड़े पैमाने पर जितना भी सामान मिलता है उसका अध्ययन किया जाता है। तो आपको पता चल गया कि प्राचीन भारत के
इतिहास की जानकारी के लिए पुरातात्विक स्रोत किस प्रकार से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम बात करते हैं सिक्कों की। सिक्कों के अध्ययन को ना मुद्रा शास्त्र कहते हैं। तो जब आप सिक्कों का अध्ययन करोगे तो प्राचीन काल में जितने भी प्राचीन काल के इतिहास की जानकारी के लिए जब इतिहासकार खुदाइयाँ करवा रहे हैं, पुरातात्विक जो है वो खुदाइयाँ करवा रहे हैं, तो बड़ी मात्रा में ना सिक्के मिले हैं। तो देखो सिक्कों से आपको पता क्या क्या पता चलता है, मुद्राओं से आपको क्या क्या पता चलता है। तो मुद्रा से सबसे पहली बात तो हमें ये पता चलती है कि वो किस धातु की बनी है। तो अगर वहाँ पर मान लो तांबे के सिक्के मिले किसी क्षेत्र में, तो हम ये मानेंगे कि यहाँ के जो राजा थे वो तांबे के सिक्का का प्रचलन करते थे। अगर कहीं सोने के सिक्के पाए गए हैं, कहीं पर चांदी के सिक्के पाए गए हैं, कहीं पर मिश्र धातु के सिक्के पाए गए हैं, तो इससे ये पता चलता है कि उस क्षेत्र में कौन सी धातु प्रचलन में थी। इसके अलावा सिक्कों के एक भाग पर राजा की तस्वीर भी छपी होती थी, दूसरे भाग पर अन्य चीज़ों की छपी होती थी, जिससे हमें ये पता चलता था कि समाज में क्या नियम चीज़ें चल रही हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है, सिक्कों से हमें यह भी पता चलता है कि उस समय व्यापार की स्थिति क्या थी। तो जैसा कि हमारी किताब कह भी रही है, जो उत्खनन के दौरान जो सिक्के पाए गए हैं, जो मुद्रा पाई गई हैं, इनसे हमें बहुत सारी वंशावलियों के बारे में पता चलता है और इतिहास के बारे में पता चलता है। जब पता क्या होता है, जब खेतों की खुदाई होती है, किसी भवन की नींव की खुदाई होती है, सड़क आदि जब बनाई जाती है उसके लिए खुदाइयाँ होती हैं, तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जिसमें से सिक्के एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, मुद्रा शास्त्र कहते हैं। इतिहास के पुनर्निर्माण में कौन बड़ी भूमिका निभा रहा है, ये जो सिक्के हैं ये भूमिका निभा रहे हैं। आज बहुत सारे संग्रहालयों में हजारों हजार सिक्के जमा हो गए हैं, जिनसे हमें इतिहास की जानकारी, इतिहास का टाइम पीरियड और इतना ही नहीं वंशावलियों के बारे में पता चलता है। सिक्कों की बात की जाए तो आप सभी को पता है सिक्के एक कैसी मुद्रा है, सिक्का एक धातु मुद्रा है जिसका अपना एक आकार होता है, जिसकी अपनी वजन होती है। अब ये क्या होता है कि ये राजा के ऊपर निर्भर करता है कि राजा कितना समृद्ध है, राजा कितना अमीर है। राजा जितना समृद्ध होगा, राजा जितना अमीर होगा, उसकी मुद्रा भी उतनी अच्छी ही धातु की मिलेगी। इसके अलावा जो इसके एक पक्ष और दूसरे पक्ष को अगर हम देखें तो दोनों तरफ ही कुछ ना कुछ चित्रकारी की गई थी, जिससे हमें उस समय की चीज़ों के बारे में पता चलता है। सिक्कों से हमें शहरों के विकास और कृषि के बारे में भी पता चलता है। सिक्के तांबे, चांदी, सोने और शीशे से बने होते थे और इन सिक्कों को जो है वो मिट्टी के सांचों में ढाला जाता था। अगर आप कुषाण काल की बात करोगे तो सबसे पहले जो सोने के सिक्के हैं वो कुषाण राजाओं ने जारी किए थे, जबकि जो मौर्योत्तर काल के सिक्के थे ये सीसे, प्रोटीन, तांबा, कांस्य, इस टाइप के सिक्के हमें बड़ी संख्या में मिले हैं। तो सिक्कों से हमें क्या क्या पता चलता है भाई, तो सिक्कों से हमें राजवंश के बारे में पता चलता है। सबसे पुराने सिक्कों की बात करोगे तो सबसे पुराने सिक्के आहत सिक्के थे, जो कि चांदी और तांबे के बने हुए थे। इनकी अपनी 8 भुजाएं होती थी, किसी किसी की 6 भुजाएं होती थी इन सिक्कों के। जैसे पहले 2 के सिक्के आपने देखे होंगे, तो 2 के सिक्के पहले कैसे होते थे, वो उनकी 8-8 भुजाएं बनी होती थी। तो सोने के सिक्के भी बड़े मात्रा में मिले हैं। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जो हैं गुप्त राजाओं ने चलाए हैं। सिक्के उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक हर जगह मिले हैं और इससे हमें हर समय के इतिहास के बारे में पता चलता है। कुछ सिक्कों से तो हमें यह भी पता चलता है कि राजा अपने आप को ना देवताओं की तरह दर्शाता था। इतना ही नहीं, जो इंडो ग्रीक राजा थे उनके बारे में तो हमें सारी चीज़ें सिक्कों से ही पता चलती है। कुषाण राजाओं ने चांदी के सिक्के कम ढाले थे, जबकि सोने और तांबे के सिक्के बहुत सारे जारी किए थे। इसी प्रकार से गुप्त राजाओं ने ज़्यादातर सोने के सिक्के जारी किए थे, जबकि चांदी के सिक्के कम जारी किए थे। इतना ही नहीं, विमा कन्फिडेंशियस के जो सिक्के थे उसके सिक्कों पर एक तरफ तो बैल बना हुआ था और शिव की आकृति भी बनी हुई थी। इस प्रकार से हमें पता चलता है कि सिक्कों से हमें ये पता चलता है एक तो धातु कौन सी है, वंशावलियों के बारे में पता चलता है और लोग किन धार्मिक आस्थाओं को फॉलो करते थे ये भी हमें पता चलता है। इन अगर किसी सिक्के पर शिव जी की आकृति बनी है तो इससे हमें पता चलता है कि जो वहाँ का राजा है वो शिव जी का भक्त होगा। तो कनिष्क राजा, हुविष्क राजा, वासुदेव राजा, जितने भी राजा हैं इनके सिक्कों पर बहुत सारे चित्रण मिले हैं, बहुत सारे देवी देवताओं के चित्र मिले हैं, जिससे उस समय की धार्मिक प्रथाओं की जानकारी भी हमें सिक्कों से पता चलती है। इसके अलावा कई बार सिक्कों पे तिथि भी अंकित मिलती है, जिससे हमें किस समय का ये इतिहास है ये भी पता चलता है। समुद्री व्यापार हो रहा है, किन क्षेत्रों से व्यापार हो रहा है ये भी पता चलता है। जैसे कि दक्षिण भारत की खुदाई में बहुत सारे रोमन साम्राज्य के जो हैं सिक्के मिले हैं, जिससे पता चलता है कि जो भारत का व्यापार है वो रोम साम्राज्य से होता था और व्यापार के लिए ना सीमाओं की कोई बाधा थी ही नहीं, दूर दूर तक व्यापार होता था। और आगे इसमें यह भी बताया गया है कि जो सबसे अच्छे सोने के सिक्के होते थे उन्हें दिनार नाम दिया जाता था। सिक्कों पर राजाओं की आकृति होती थी, शेर की आकृति होती थी, गैंडे की आकृति होती थी और इनका शिकार करते हुए दिखाया जाता था। गुप्तकालीन सिक्के देखोगे तो एक राजा थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के सिक्कों देखोगे तो उसके पीछे समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जिससे पता चलता है वो वीणा प्रेमी था। गुप्त काल के बाद के जो राजा आए
उस समय सिक्कों की संख्याओं में गिरावट आई, उसकी शुद्धता में भी गिरावट आई। उससे ही पता चलता है कि व्यापार कहीं ना कहीं कमजोर हुआ होगा और रोम साम्राज्य का पतन हुआ था, इसका भी इम्पैक्ट पड़ा। तो सिक्के हमें राजा मेन मेन चीज़ें क्या होगी, सिक्कों से हमें वंशावली पता चलती है, धातु के बारे में पता चलती है, किन क्षेत्रों से संबंध था ये पता चलता है, और व्यापार के बारे में पता चलता है। अब हम शिलालेखों की बात करेंगे। तो देखो, शिलालेख वो लेख होते हैं जो पत्थरों या पत्थरों पर उत्कीर्णित होते हैं। तो जितने भी लेख पत्थरों पर उत्कीर्णित होते हैं उन लेखों को हम शिलालेख कहते हैं, और इन शिलालेखों से हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। देखो, पहले कागज़ तो थे नहीं, और जितने भी जो लेख हैं वो भोजपत्र पे लिखे गए, ताड़ के पत्तों पर लिखे गए, कागज़ पर लिखे गए, तो ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाए। तो ऐसे में जो शिलालेखों का अध्ययन है, इससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं। जैसे खंभों पर चीज़ें लिखी हुई हैं पत्थर के, चट्टानों पर लिखा है, ईंटों पर चित्र उकेरे गए हैं, बहुत से गुफाओं में चित्र उकेरे गए हैं, जिससे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। जब आप शिलालेखों का अध्ययन करोगे तो शिलालेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। जैसे मुद्रा के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, वैसे शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। अशोक के अगर इतिहास की जानकारी आप प्राप्त करोगे तो अशोक के पूरे इतिहास की जानकारी हमें उसके शिलालेखों से पता चलती है। उसने बहुत सारे शिलालेख लिखवाए हैं, उसने उसमें बड़े सारे उपदेश लिखवाए हैं, प्रजा को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इससे एक तो अभिलेखों से ये पता चलता है कि वो किस राजा द्वारा जारी किए गए हैं। अभिलेखों से हमें राज्य की सीमाओं के बारे में पता चलता है। शिलालेखों से हमें यह भी पता चलता है कि उस समय की भाषा क्या थी। जैसे अशोक के शिलालेख पढ़ोगे आप, तो अशोक के शिलालेखों में 4 भाषाएं हैं। जैसे ब्राह्मी लिपि है, खरोष्टी लिपि है, अरामाइक लिपि है, ग्रीक लिपि है। तो जिससे पता चलता है कि भाषाओं की विविधता उस क्षेत्र में थी। अशोक के ज़्यादातर जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में हैं, जिसमें सदियों सदियों का इतिहास बताया गया है। अशोक के शिलालेखों को जब पढ़ने की बात करें तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने भारत में पहली बार 1838 में, जेम्स प्रिंसेप ने भारत में पहली बार 1838 में क्या करा था, अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था भाई। ठीक है भाई। तो अशोक के शिलालेखों की जो लिपि है बहुत ज़्यादा विकसित है, और ये बहुत दूर दूर तक इसके शिलालेख पाए गए हैं। श्रीलंका में एक जगह है अनुराधापुर। तो श्रीलंका के अनुराधापुर की जो खुदाई हुई थी वहाँ पर भी छोटे लेख वाले बर्तन मिले हैं, जिससे हमें वहाँ की भाषा के बारे में पता चलता है। इसी प्रकार से एक शासक था रुद्रदमन। इसका जो जूनागढ़ शिलालेख है ये हमें वहाँ की सुदर्शन झील के बारे में बताता है। तो अभिलेख विभिन्न प्रकार के होते थे। कुछ अभिलेख ऐसे होते थे जिसमें राजा के आदेश होते थे, जबकि कुछ लेख ऐसे होते थे जो समाज के लिए होते थे, धार्मिक प्रथाओं से जुड़े होते थे, प्रशासनिक मामलों से जुड़े हुए होते थे। इसके अलावा कुछ अभिलेख ऐसे होते थे जिससे हमें भूमिदान के बारे में पता चलता है कि किस व्यक्ति को किस व्यक्ति के द्वारा भूमिदान दिया गया है। इसके अलावा शिलालेखों से हमें यह भी पता चलता है कि मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, भूमि का जो विकास है वो किसने करवाया। इसके अलावा कुछ शिलालेख ऐसे हैं जो राजा की प्रशंसा में लिखे गए हैं, और मैंने आपको बताया था राजा की प्रशंसा में जो लेख लिखे जाते हैं वो हमेशा क्या कहलाते हैं, प्रशस्ति कहलाते हैं। तो गुप्त काल के राजाओं के बारे में, शक राजाओं के बारे में, कुषाण राजाओं के बारे में बड़े पैमाने पर हमें शिलालेखों से पता चलता है। ऐसी एक शिलालेख है इलाहाबाद का। तो इलाहाबाद जिसे आज प्रयागराज के नाम से हम जानते हैं, तो प्रयागराज का जो शिलालेख है इसमें हमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में पता चलता है। इतने नहीं, चालुक्य राजा थे पुलकेशिन द्वितीय, इनके बारे में भी हमें ऐहोल शिलालेख से पता चलता है। तो ये सब क्वेश्चन ना बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत सारी जगह पर पूछे जाते हैं। तो जैसे कोई पूछे ऐहोल शिलालेख में किसका वर्णन है, तो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय का वर्णन है। इलाहाबाद स्तंभ लेख में किसका वर्णन है, समुद्रगुप्त का वर्णन है। इसके अलावा ऐहोल शिलालेख से हमें यह भी पता चलता है, माफ कीजिएगा, भोज के जो ग्वालियर शिलालेख हैं, ग्वालियर में जो शिलालेख मिले हैं उससे हमें यह पता चलता है किस प्रकार से राजा भोज ने बड़े पैमाने पर बांधों का निर्माण करवाया था, जलाशय का निर्माण करवाया था, टैंक का निर्माण करवाया था। तो शिलालेख राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक इतिहास का एक अच्छा स्रोत है। अगर आपको प्राचीन काल के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो शिलालेखों का अध्ययन करना होगा। शिलालेखों से हमें भाषा के बारे में पता चलता है, वंशावलियों के बारे में पता चलता है, राजा द्वारा किए गए कार्यों के बारे में पता चलता है। इसके अलावा शिलालेखों के अन्य बहुत सारे महत्वपूर्ण उपयोग हैं, जिससे हमें प्राचीन भारत की बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। अब हम स्मारकों की बात कर रहे हैं। तो स्मारक मतलब क्या होता है, बिल्डिंग्स। बहुत सारे मंदिर मिले हैं खुदाइयों में। इतना ही नहीं, बहुत सारी सभ्यताएं मिली हैं, बहुत सारे किले मिले हैं, जिससे हमें उस समय की स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर के बारे में पता चलता है। जैसे कि गुप्त काल के दौरान बड़े पैमाने पर इमारतों का निर्माण करवाया गया। तो स्थापत्य कला भारतीय संस्कृति के बारे में बताती हैं। अजंता की गुफाएं देखो आप, एलोरा की गुफाएं देखो आप, इसके बौद्ध विहारों को देखो, बौद्ध चैत्यों को देखो, एलोरा के कैलाश मंदिर को देखो आप, जिससे हमें उस पता चलता है कि उस समय की भी वास्तुकला कितनी अच्छी थी। उस समय भी ज्ञान विज्ञान का कितने बड़े अच्छे तरीके से प्रयोग होता था। तक्षशिला, कौशाम्बी, काशी, अयोध्या, वैशाली, बोध गया,
इन सब की बस्तियों को देखो, आपको भारत की प्राचीन वास्तुकला के बारे में पता चलेगा कि भारत में कितने अच्छे तरीके के आर्किटेक्ट थे। भारत की जो वास्तुकला है वो विश्व में बहुत जबरदस्त वास्तुकलाओं में से एक थी। इसके अलावा प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का एक और स्रोत है विदेशी वृत्तांत। बहुत सारे विदेशी यात्री भारत की यात्रा पर आए और उन्होंने भारत के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी, जिससे हमें उनके इतिहास, भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी कोई यात्री किसी देश के बारे में लिखेगा तो उसका अपना एक दृष्टिकोण होता है, वो सारी चीज़ों की तुलना अपने देश से करता है। तो ये भारत का दुर्भाग्य है कि भारत का जो इतिहास है वो भारतीयों के द्वारा कम और विदेशियों के द्वारा ज़्यादा लिखा गया है। इसलिए भारतीय संस्कृति को निम्न दिखाने की भरपूर कोशिश की जाती है, लेकिन भारतीय संस्कृति पूरी दुनिया में इतनी सर्वोच्च संस्कृति है कि आप उसे कितने भी निम्न स्तर पर दबा लो, वो क्या करती है, जमीन को फाड़ कर और क्या एक पौधे की तरह निकलती है और हर जगह अपना परचम लहराती है। तो बहुत सारे यात्री, तीर्थयात्री, व्यापारी, सैनिक, राजदूत के रूप में भारत की यात्रा करते रहे और उन्होंने अपनी किताबों के माध्यम से भारतीय इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिली। जैसे कि एक व्यक्ति थे विलियम जॉन्स। विलियम जॉन्स ने चंद्रगुप्त के लिए सैंड्रोकोटस का वर्ड यूज किया था। इसी प्रकार से एक यात्री आया था मैगस्थनीज। ऐसी एक था डायमेकस, एक थे डायनोसियस। तो मैगस्थनीज ने किताब लिखी थी इंडिका, जिससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। इसी प्रकार से बहुत सारे ग्रीक यात्री आए हैं भारत में, बहुत सारे रोमन यात्री आए हैं भारत में, जिससे भी हमें भारतीय इतिहास के बारे में पता चलता है। मिस्र का एक लेखक था जिसकी एक किताब थी पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, जिससे अभी हमें भारत की ज्योग्राफी के बारे में पता चलता है। ऐसे टॉलमी की ज्योग्राफी से भी हमें भारत की ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट के बारे में पता चलता है। यूनानी लेखकों ने भारतीय भाषाओं और रीति रिवाजों के बारे में बहुत सारी जानकारी दी हैं। शायद ये यात्री अगर भारत के लिए लिखते नहीं तो भारत के इतिहास की बहुत सारी जानकारियाँ इतिहास के पन्नों में ही गुम हो जाती। जैसा कि आप सभी को पता है, फादर ऑफ हिस्ट्री है हेरोडोटस, और हेरोडोटस ने एक किताब लिखी है हिस्ट्रीज, जिससे हमें भारत और फारस के संबंधों के बारे में पता चलता है। चीन के कई सारे बौद्ध यात्रियों ने समय समय पर भारत की यात्रा करी है, जिनमें से दो बड़े नाम हैं, एक ह्वेनसांग और एक है इसिंग, जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं और जिससे हमें भारत के बारे में पता चलता है। ऐसे एक और यात्री था फहान और एक था ह्वेन तेसांग। तो फहान ने गुप्त काल की यात्रा और ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के समय की यात्रा का वर्णन किया है और उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक स्थिति के बारे में पता चला है। मध्यकालीन भारत की बात करोगे तो अल बरूनी, इब्न बतूता, बर्नियर जैसे जो यात्री हैं, इनकी किताबों से हमें वहाँ के इतिहास की जानकारी पता चलती है। कुछ किताबों के यहाँ पर नाम भी दिए हैं, जैसे जियाउद्दीन बर्नी की एक किताब है तारीख फिरोज शाही, मोहम्मद कासिम फरिश्ता की एक किताब है गुलशन ए इब्राहिमी, अबुल फजल की एक किताब है आईने अकबरी, निज़ामुद्दीन अहमद शाह की एक किताब है तबाकात ए अकबरी। इन सब से हमें मध्यकालीन भारत के बारे में पता चलता है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों का वर्णन कीजिए, तो प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत कितने हैं? दो हैं। एक है साहित्यिक स्रोत और एक कौन से हैं? पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों की चर्चा हमने इससे पिछले दो भागों में करी है, और हम पुरातात्विक स्रोतों की बात करेंगे तो उसमें हम सिक्कों की बात करेंगे और अभिलेखों की बात करेंगे, स्मारकों की बात करेंगे और खुदाइयों में जो सामान मिला है उससे। इसके अलावा विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों से हमें क्या पता चलता है, इसकी चर्चा हमने कर ली। आई होप सो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। देखो, एग्ज़ाम टाइम पे समय तो कम होता है, चीज़ें जल्दी जल्दी करवानी होती है, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं खुद छोड़ूं भी नहीं और सारी चीज़ें कम समय में करवा दूं। तो हो सकता है चीज़ें थोड़ी तेज़ी से चलें। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।